जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 2023 में जो आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि आपको इससे पहले भी 3 क्लास किए थे और आज जो है यह 2022 के जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है उसका यह चौथा क्लास है। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, ठीक है ना, या जो प्रीवियस क्लासें हुई अगर आप उसे नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी कह रहा है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी कह रहा है भारत और चीन, ऑप्शन सी कह रहा है पाकिस्तान और चीन, और ऑप्शन डी कह रहा है भारत और नेपाल। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पंचशील समझौता है ना, ये आपको भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि ये जो पंचशील समझौता है ये आपको कब हुआ था। तो देखिए, ये जो पंचशील समझौता है यह साथियों 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कितना को हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे वो आपको कौन किए थे। तो देखिए, पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और चीन के जो प्रधानमंत्री थे साथियों, उनका नाम था आपको चाउ एन लाई। क्या थे? चाउ एन लाई। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो पंचशील समझौता है, इस पंचशील समझौता पर चीन के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको चाउ एन लाई, जो कि आपको चीन से थे। जबकि भारत के प्रधानमंत्री की बात होगी तो वो हो जाएंगे आपको कौन जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो चीन है, ठीक है ना, यह आपको साम्यवादी चीन का उदय आखिरकार कब हुआ था ये भी जान लीजिए। तो ये जो साम्यवादी चीन है ना साथियों, इसका जो उदय हुआ था वो आपको 1949 में, और भारत जो है 1950 में क्या किया था कि आपको चीन के साथ जो है अपना कूटनीतिक संबंध जो था वो आपको स्थापित किया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत जो है चीन के साथ अपना कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया था, तो आप कहोगे 1950 में। और उसके बाद 1954 में क्या होता है कि दोनों देशों के बीच क्या होता है कि तिब्बत के मुद्दे को लेकर एक समझौता होता है, जिसे हम लोग पंचशील समझौता कहते हैं। और इस पंचशील समझौता में 5 सूत्रों को क्या होता है कि आपको रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा आपको पंचशील समझौता। तो ये जो देख रहे हैं 56 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि आसियान शैली जो है वो ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली। उसके बाद कह रहा है कि आसियान देशों के सहयोगपूर्ण एवं समन्वयपूर्ण कार्यशैली। उसके बाद है आसियान देशों की रक्षा नीति, आसियान देशों को जोड़ने वाली सड़क। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं आसियान शैली, वो क्या है? आसियान देशों के सहयोगपूर्ण एवं समन्वय पूर्ण कार्य जो प्रणाली है उसी को कहा गया आपको आसियान शैली। क्या है? आसियान शैली यानी वे ऑफ आसियान। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो आसियान है वो आपको है क्या। तो देखिए, आसियान जो है साथियों वो आपको एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि आसियान जो है कैसा संगठन है, आपको एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ है जानते हैं? तो वो आपको जकार्ता में। क्या है? जकार्ता में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो क्या कहेंगे? जकार्ता में। और जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आसियान है इसका जो गठन हुआ था साथियों वो कब हुआ था। तो देखिए, आसियान का गठन जो होता है 8 अगस्त 1967 को। कितना को होता है? 8 अगस्त 1967 को। और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के क्या होते हैं कि आपको 10 देश जो है वो आपको क्या है कि आपको शामिल है। तो देखिए, तो वो 10 देश जो है वो कौन कौन है, तो इसे आप याद रख लोगे। एक जो है आपको इंडोनेशिया, क्या हो जाएंगे? इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया के अलावा आपको सिंगापुर, क्या हो जाएंगे? सिंगापुर। साथियों, सिंगापुर के बाद जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। देखिए, सभी का नाम आपको याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है जानते हैं कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिलीपींस के बाद जो हो जाएगा वो आपको लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस। लाओस के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको मलेशिया। क्या है? मलेशिया, ठीक है ना। क्या है? मलेशिया। उसके बाद आपको याद रखेंगे 6 नंबर का जो देश है, ठीक है ना, वो आपको यानी कि म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको कंबोडिया। क्या है?
कंबोडिया, ठीक है ना। तो कंबोडिया के अलावा आपको थाईलैंड क्या है, थाईलैंड, तो इसे भी आपको याद रखना है, क्या है, थाईलैंड, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको वियतनाम, क्या है, वियतनाम, और वियतनाम के बाद जो हो जाएगा वो आपको, ठीक है ना, वो आपको ब्रुनेई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे भी आपको याद रखना है वियतनाम, और उसके साथ साथ क्या कहेंगे, जानते हैं, तो आपको ब्रुनेई, क्या है, ब्रुनेई। तो देखिए, तो आसियान में जो टोटल आपको सदस्य देश है वो आपको कितने हैं, तो क्या कहिएगा, तो आपको 10 है, और वो 10 सदस्य देश कौन कौन है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, ठीक है ना, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और आपको ब्रुनेई। तो इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 5 थे, और 5 देश जो है इसमें आपको बाद में जुड़ा था, जिसमें आपको ब्रुनेई जो है 1984 में जुड़ा था, और ये जो देख रहे हैं आपको क्या कहते हैं, वियतनाम, यह 1995 में जुड़ा था, ठीक है ना। म्यांमार 1997 में, उसके बाद लाओस जो है 1997 में क्या हुआ था कि आपको इसमें क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक जगह है आपको कंबोडिया, तो ये जो कंबोडिया है ना, ये आपको 1999 में जुड़ा था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 57 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध जो है कब स्थापित किए थे। अभी जस्ट इस प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो भारत और चीन जो होता है अपना कूटनीतिक संबंध जो होता है ना साथियों, वो आपको 1950 में क्या करता है कि आपको स्थापित करता है। और ये जो चीन है ये आपको भारत का एक पड़ोसी देश है, क्या है, भारत का एक पड़ोसी देश है। और चीन के साथ याद रखिएगा कि भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो है वो अपना बाउंड्री जो होता है वो आपको शेयर करता है। तो देखिए, तो चीन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले जो भारतीय राज्य है वो कौन कौन है, तो देखिए, तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल, ठीक है ना, क्या कहेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो इसे आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बाद जो हो जाएंगे वो आपको क्या जानते हैं, आपको उत्तराखंड, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद जो हो जाएगा वो आपको तीसरा वो कौन हो जाएगा जानते हैं, तो उत्तराखंड के बाद आपको सिक्किम, क्या है, सिक्किम, ठीक है ना। और सिक्किम के बाद जो हो जाएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो है आपको लद्दाख, क्या है, लद्दाख। तो देखिए, तब भारत के 4 राज्य और एक क्या कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर क्या करता है कि आपको शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है। और यह जो है लद्दाख क्या है, आपको संघ शासित प्रदेश, क्या है, संघ शासित प्रदेश। अब भाई, अब यहाँ से एक बात आती है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो देखिए, तो वह होता है आपको एलएसी के द्वारा, किसके द्वारा, एलएसी के द्वारा। तो यहाँ से एक बात आ रही थी, ये बताइए कि एलएसी का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पूर्ण रूप इसका याद रखिएगा, लाइन ऑफ क्या कहेंगे, तो आपको एक्चुअल, क्या है, एक्चुअल कंट्रोल जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं, तो आपको एलएसी का पूर्ण रूप होता है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा आपको भारत और चीन के बीच में एक और सीमा रेखा है जिसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और साथियों, ये जो मैकमोहन रेखा है ना वो आपको कहाँ है, पहले ये समझ आइए। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में, और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा के नाम से क्या करते थे, कि आपको जानते थे। और यह दरोगा 2018 के मेंस का पूछा गया यह प्रश्न है कि नेफा का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखिए, तो नेफा का पूर्ण रूप हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से ही क्या होता था कि आपको जाना जाता था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो भारत और चीन के बीच में जो आपको एक मैकमोहन रेखा है, क्या है, मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण कब होता है, तो देखिए, तो ये जो मैकमोहन रेखा है ना साथियों, इसका निर्धारण जो होता है 1914 में, कितना होता है, 1914 में। और कहाँ होता है जानते हैं, तो आपको शिमला में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत और चीन के बीच में ये जो आपको मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण जो किए थे, कौन किए थे, तो सर हेनरी मैकमोहन ने। तो चाइना जो है मैकमोहन रेखा को मानने से क्या करता है कि आपको इनकार करता है, ठीक है ना। तो उसका कहना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको दक्षिणी तिब्बत का क्या है कि आपको हिस्सा है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत और चीन के बीच में क्या है कि आपको यानी कि सिक्किम में विवाद है, इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, इसके अलावा लद्दाख में कई सारे विवाद है, उत्तराखंड में कई सारे विवाद है, ठीक है ना। तो देखिए, तो चाइना जो है ना वो आपको एक साम्राज्यवादी देश है, ठीक है ना। और यह आपको हमेशा जो है भारत के साथ जो है इसका विवाद जो है वो आपको बना रहता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं ना आपको 58 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे 1944, तो देखिए, तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। 1948 में जो होता है साथियों
वो आपको WHO की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद 1952 में जो है वो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC का गठन होता है। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को आपको ऑप्शन वाइज में याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए WHO का गठन कब हुआ था, 1948 में, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है आपको NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब होता है, तो 1952 में, ठीक है ना। और 1944 में कहेंगे कि ब्रिटेन उच्च सम्मेलन होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है कि आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है उसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। गलवान घाटी जो है वो आपको कहाँ अवस्थित है, तो देखिए, तो ये जो गलवान घाटी है साथियों, ये आपको लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है कि आपको सही हो जाएगा। और अभी बताए थे कि भारत और चीन के बीच मतलब चीन के बीच में हाल के वर्षों में जो आपको सबसे बड़ा जो विवाद रहा वो आपको गलवान घाटी का ही क्या रहा कि आपको विवाद रहा, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों में क्या हुआ था कि आपको झड़प हुई थी, जिसमें आपको क्या थे कि कई सारे भारतीय जवान जो थे वो आपको शहीद हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि आपको भारतीय सेना के द्वारा जब कार्यवाही की गई थी तो उसमें आपको क्या थे कि लगभग आपको चाइना के 41 जवान जो थे वो आपको क्या हो गए थे जानते हैं कि आपको मारे गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अभी जो लद्दाख है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी को याद रखिएगा कि वो है आपको ईटानगर। और इसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, नेफा के नाम से अभी बताया था, ठीक है ना। और भूटान याद रखिएगा, भूटान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी आपको थिम्पू है। क्या है, थिम्पू है। और जम्मू और कश्मीर भी जो है अभी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 59 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब जो था वो आपको स्वीकार किया गया था। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि आजाद 1991, 1990, 1992, 1995। तो देखिए, तो नेपाल में जो संवैधानिक राजतंत्र रहा था ना वो आपको प्रीवियस में भी बताए थे 1990 से कितना जानते हैं आपको 2008 तक। क्या है, 2008 तक। तो देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था, तो क्या कहेंगे 1990 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सही है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि नेपाल जो है वो है क्या, तो कहेंगे नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। क्या है, पड़ोसी देश है। और नेपाल के साथ जो है हमारा संबंध जो है वो आपको काफी जो है क्या है कि आपको अच्छा जो है आपको रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाल के वर्षों में क्या है कि आपको नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो थोड़ा क्या है कि आपको मनमुटाव भरा रहा है, ठीक है ना, चाइना के हस्तक्षेप के बाद, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं नेपाल, तो नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य जो होते हैं अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो नेपाल है, ठीक है ना, यह भारत के उत्तर में क्या है कि आपको स्थित है। और इससे भारत के 5 राज्य जो होते हैं वो आपको अपना बाउंड्री जो होते हैं वो आपको शेयर करते हैं। वो कौन कौन से राज्य है जरा सा जान लीजिए। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे कि उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड, ठीक है ना। कौन खंड हो जाएगा, तो आपको उत्तराखंड। तो इसे आपको याद रखना है कि एक सबसे पहले उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको क्या जानते हैं, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जो हो जाएंगे वो आपको बिहार। क्या है, बिहार। और बिहार के अलावा आपको सिक्किम। क्या है, सिक्किम। और सिक्किम के अलावा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि भारत के यह 5 ऐसे राज्य है जो आपको नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को क्या करते हैं कि आपको शेयर करते हैं। तो यानी कि ये जो देख रहे हैं आपको, हाँ मतलब क्या कहते हैं कि 5 राज्य। क्या कहेंगे, 5 राज्य जो नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को क्या करते हैं कि आपको शेयर करते हैं। तो आपके पॉलिटिकल के एग्जाम में कभी कभी या भूगोल में भी ये पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ इनमें से भारत के कौन से राज्य जो है अपनी सीमा नहीं बनाती है। क्या है, सीमा नहीं बनाती है। तो आप याद रखेंगे इस 5 को के अलावा जो भी ऑप्शन देगा वो आपको नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो 60 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासन की अगर बात कही जाए तो आपको लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के जो सर्वोत्तम परिभाषा दिए थे वो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी गई क्या है कि आपको शासन है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और आधुनिक रूप से जो लोकतंत्र की शुरुआत होती है वो आपको कहाँ से होती है, तो वो आपको अमेरिका से। जबकि अगर प्राचीन काल में अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र की शुरुआत या गणतंत्र की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको भारत से, ठीक है ना। तो अभी के संदर्भ में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि आधुनिक रूप से लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप कहोगे अमेरिका से। जबकि इसी में आप प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो क्या कहिएगा, तो वह आपको
भारत है। कौन है? भारत है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन सब पर भी थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि आपको विचार करते हैं। जैसे देखिए 1991 में, 1991 में क्या हुआ था? यूएसएस आर का क्या हो गया था जानते हैं? तो आपको विघटन हो गया था। क्या हो गया था? विघटन हो गया था। उसके बाद है 1992 में यूरोपीय संघ का क्या होता है कि आपको गठन होता है। किसका गठन होता है? यूरोपीय संघ का गठन होता है। मतलब कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। 1995 में क्या होता है? तो आपको डब्ल्यूटीओ का गठन होता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वो आपको गठन होता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 60 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखें क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि मार्शल योजना क्या था? कह रहा है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, ठीक है। इसके बाद यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, इनमें से क्या कहेंगे जानते हैं? सभी। ये सभी था, क्या था? सभी था। क्योंकि मार्शल योजना जो है वो आपको प्रस्तुत किया जाता है अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा, ठीक है ना। और इसके तहत क्या होता है कि आपको यूरोप के जो अर्थव्यवस्था होती है उसको पुनर्जीवित करने का क्या होता है कि आपको वादा जो होता है यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका करता है। क्या है? अमेरिका करता है, ठीक है ना। और इसके बाद यूरोप में जो होता है वो अपना क्या करता है कि आपको जो देश सब होते हैं उन देशों को ये क्या करता है कि आपको मतलब काफी पैसे जो होते हैं वो आपको देते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करता है। और बदले में क्या होता है कि वहां पर एग्रीमेंट किया जाता है कि आप हमेशा जो है अमेरिका के साथ क्या करेंगे कि आपको रहेंगे, क्या करेंगे? रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो मार्शल योजना है अमेरिका के द्वारा पेश किया गया, तो इसी के जवाब में क्या था कि सोवियत संघ के द्वारा जो था वो आपको मोल्टोवा योजना जो था वो आपको पेश किया गया था। जिसके तहत क्या था कि जो यूरोपीय देश है कुछ, जो आपको रूस के साथ था, ठीक है ना। तो वो रूस उसका क्या कर रहा था? सहयोग कर रहा था। किसके तहत? आपको मोल्टोवा योजना के तहत। जबकि आपको मार्शल योजना के तहत आपको पश्चिमी यूरोप के देशों का क्या हुआ था जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। यूरोप को जो है, ठीक है ना, क्या किया गया जानते हैं कि सैन्य सहायता पहुंचाना और यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। तो ये सारे चीज जो है वो आपको मार्शल योजना के क्या थे कि आपको प्लान थे। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होती है कि आपको पेश की जाती है, ठीक है ना। तो 61 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो होता है वो आपको शीत युद्ध छिड़ता है। क्या है? शीत युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है ना, वैचारिक लड़ाई को लेकर। तो यहाँ से एक बात आती है कि शीत युद्ध कब तक चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में? देखिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है साथियों वो आपको शीत युद्ध जो चला था वो आपको 1946 से 1991 तक। तो 1991 में क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन होता है और उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है और पूरी दुनिया पर क्या होता है कि आपको एक ध्रुवीयता स्थापित होती है। किस देश का जानते हैं? तो आपको अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। तो देखिए, तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है पूरी दुनिया में किसका वर्चस्व स्थापित होता है? अमेरिका का। तो इसी को कहा जाता है आपको एक ध्रुवीयता। क्या कहा जाता है? एक ध्रुवीयता, ठीक है ना। तो 61 नंबर प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षेस की स्थापना जो है वो आपको कब हुई? क्या हुई? कब हुई? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो ये जो दक्षेस है साथियों इसी को हम लोग कहते हैं सार्क। तो सार्क की स्थापना जो होती है ना 1985 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है कि आपको सही है। और आपको बताया था कि साथ में जो भी सदस्य देश है उसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये जो आपको सार्क है, क्या है? सार्क है, ठीक है ना साथियों। इस सार्क का जो गठन होता है 7 से 8 दिसंबर कितना को जानते हैं? 1985 को। और सार्क का जो मुख्यालय स्थापित किया जाता है वो आपको कहाँ जानते हैं? सार्क का मुख्यालय जो है साथियों ये जो स्थापित किया जाता है ये आपको काठमांडू में। क्या? काठमांडू में। और काठमांडू जो है नेपाल की क्या है बताइए? तो आपको राजधानी है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं? कहिएगा आपको 8। क्या है? 8। और इसका जो 8वां सदस्य देश है वो आपको अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। और इस अफगानिस्तान को हम लोग हार्ट ऑफ एशिया के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क के जो सदस्य देश है वो आपको कौन कौन है जरा सा बताइए। तो देखिए, तो सार्क के सदस्य देश को याद रखने के लिए आपको हम कई बार ये ट्रिक बताएंगे कि मतलब श्री भाभू ने बाप का माल किसको दे दिया? अफगानिस्तान को। तो देखिए, तो सी से क्या हो जाएगा? तो आपको श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। इसके बाद आपको भारत। क्या है? भारत। भारत के अलावा जो है वो आपको भूटान। क्या है? भूटान। भूटान के अलावा आपको नेपाल। क्या है? नेपाल, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। नेपाल ये 4 को हो गया। इसके बाद इधर जो हो जाएगा आपको बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के अलावा जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। इसके बाद जो हो जाएगा आपको साथ में हो जाएगा आपको मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव के अलावा जो हो जाएगा वो आपको अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। तो सार्क में जो सदस्य देशों की संख्या है साथियों वो आपको कितने हैं?
तो कहेंगे आपको 8 है, और वो 8 सदस्य देश कौन कौन है यहाँ पर हम देख लिए, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो आपको सार्क का सदस्य नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, या इनमें से कौन सा देश जो है वो आपको सार्क का सदस्य है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस 61 मतलब 64 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जान लीजिए थोड़ा सा कि ये जो सार्क है, तो सार्क का पहला जो शिखर सम्मेलन होता है वो आपको कहाँ होता है जानते हैं, तो आपको ढाका में होता है। क्या होता है, ढाका में। और ढाका जो होती है बांग्लादेश की राजधानी। और सार्क का दूसरा सम्मेलन कहेंगे तो आपको 1986 में क्या होता है जानते हैं, तो आपको बेंगलुरु में क्या होता है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपको कहा जानते हैं, भारत में। क्या है, भारत में, जहाँ पे सार्क का दूसरा सम्मेलन होता है 1986 में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है ना, वो आपको राजीव गांधी। कौन करते हैं, राजीव गांधी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है, तो अभी बताए थे कि सार्क का जो 8वां सदस्य देश है वो आपको अफगानिस्तान है। तो ये जो अफगानिस्तान है ना, यह सार्क का सदस्य बनता है 2007 में। क्या है, 2007 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि सार्क का जो आपको 8वां सदस्य देश बनता है कौन, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अफगानिस्तान कब था, आपको 2007 में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो सार्क के सदस्य इसमें नेपाल भी है, ठीक है ना। क्या है, नेपाल है, भूटान है, जबकि फिलीपींस नहीं है। फिलीपींस जो है वो आपको आसियान का सदस्य है। किसका सदस्य है, आसियान का। बाकी इधर जो देख रहे हैं नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी सार्क के सदस्य देश है। और एक चीज याद रखिएगा कि सार्क का एक भी सम्मेलन जो है वो आपको अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से देख लेना है। तो 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, समझिए। कह रहा है कि ARF का जो पूर्ण रूप है वो आपको क्या है। तो देखिए, तो ARF का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, आसियान रीजनल फोरम। क्या हो जाएगा, आसियान रीजनल फोरम, ठीक है ना। यानी कि ARF, तो ए से क्या हो जाएगा आसियान, आर से रीजनल और एफ से फोरम। तो ये जो आसियान रीजनल फोरम है, मतलब कि ARF, यह आपको 1994 में क्या होता है कि आपको स्थापित हुआ था। और यह जो फोरम है मतलब फोरम, यह आपको आसियान से क्या है कि आपको संबंधित है। किससे संबंधित है, आसियान से संबंधित है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और आसियान जो है क्या है, तो कहेंगे आपको एक मतलब क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। और उसी का यह एक शाखा है आसियान रीजनल फोरम, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहले क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो सार्क का मुख्यालय में साथियों वो आपको कहाँ जानते हैं, काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। तो ऐसे सारे चीज अभी तुरंत बताए थे, इसलिए इस पर ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि सार्क का जो आपका मुख्यालय क्या है, काठमांडू। काठमांडू बोलेंगे तो वो आपको नेपाल में। क्या है, नेपाल में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको ढाका में। सार्क का क्या होता है कि आपको गठन होता है। क्या होता है, कि ये जो सार्क देख रहे हैं, इस सार्क का गठन जो होता है वो आपको कब होता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको ढाका में होता है। और ये जो ढाका है, ठीक है ना, वो आपको बांग्लादेश की राजधानी है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सार्क का गठन जो होता है वो आपको ढाका में होता है। कब होता है, तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को। क्या है, 85 को। और यह दक्षिण एशिया के देशों का क्या है, ये आपको एक क्षेत्रीय संगठन है। तो दक्षिण एशिया के देश जो थे अपने आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना, क्या है, आर्थिक विकास के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए क्या किया था कि आपको इस सार्क को स्थापित किया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और सार्क का सम्मेलन जो है 2014 में जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था जानते हैं, काठमांडू में। तब से लेकर अब तक जो है सार्क का एक भी सम्मेलन जो है वो आपको नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो सार्क का विकल्प है ना, वह आपको बिम्स्टेक है। क्या है, बिम्स्टेक है। और बिम्स्टेक में जो है वो आपको क्या जानते हैं, ये जो देख रहे हैं आपको मतलब पाकिस्तान, वह इसका सदस्य नहीं है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अभी दक्षिण एशिया में सार्क का जो विकल्प है, ठीक है ना, वो कौन संगठन है। तो इसका क्या कहिएगा, आपको बिम्स्टेक। क्या कहेंगे, बिम्स्टेक, ठीक है ना। और इस बिम्स्टेक का गठन जो हुआ था 1997 में। कितना में, 1997 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो होते हैं पूछ ले जाएंगे कि दक्षिण एशिया के कौन से दो देश जो है वो आपको क्या है जानते हैं, सॉरी, दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से दो देश है जो आपको बिम्स्टेक का क्या है, सदस्य है। तो एक आपको क्या कहेंगे जानते हैं, म्यांमार। क्या है, म्यांमार। और एक जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि भूटान, सॉरी भूटान कहते हैं, थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड। तो याद रखिएगा म्यांमार और आपको थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड, ठीक है ना। यह आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। और यह आपको
बिम्स्टेक का भी क्या है कि आपको सदस्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक में क्या भारत है कि नहीं, तो भारत भी है, ठीक है ना। बांग्लादेश भी है, क्या है, बांग्लादेश भी है। आपको नेपाल भी है, क्या है, नेपाल भी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको भूटान भी है, क्या है, भूटान भी है, ठीक है ना। इसमें केवल जो है वो आपको पाकिस्तान जो है वो आपको नहीं है, क्या है, पाकिस्तान नहीं है। और आपको अफगानिस्तान जो है वो आपको नहीं है। बाकी जो सार्क के सदस्य है वो इसके क्या है कि आपको सदस्य है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी जो सार्क का विकल्प है वो आपको दक्षिण एशिया में कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको बिम्स्टेक है, क्या है, बिम्स्टेक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि खुले द्वार की नीति के द्वारा खुले द्वार की नीति जो है चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो यह आपको 1978 में, कहता है 1978 में, ठीक है ना। और चाइना का यहीं से जो होता है आपको विकास जो होता है साथियों वो आपको प्रारंभ होता है, क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इन चीजों को याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं खुले द्वार की नीति चाइना ने कब अपनाया था, 1978 में। फिर यहाँ पे देखिए 1949 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए 1949 में क्या होता है कि आपको साम्यवादी, क्या कहेंगे, साम्यवादी चीन का क्या होता है कि आपको उदय होता है, क्या होता है, साम्यवादी चीन का उदय होता है। देखिए 1954 में क्या होता है कि चाइना के साथ भारत जो होते हैं वो आपको पंचशील समझौता करता है, क्या कहता है, पंचशील समझौता करता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1989 में क्या होता है, तो आपको पता होगा कि बर्लिन के जो दीवार होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है कि आपको तोड़ दिया जाता है, क्या है, बर्लिन का जो दीवार होता है उस बर्लिन के दीवार को क्या कर दिया गया जानते हैं, तो आपको गिरा दिया गया, क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और तब चलकर 1990 में क्या होता है कि आपको जो जर्मनी होता है, क्या होता है, जर्मनी, उसका क्या होता है साथियों, तो आपको एकीकरण होता है, क्या होता है, एकीकरण होता है। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि शीत युद्ध काल में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, 1990 में, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार को कब तोड़ दिया जाता है, 1989 में। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसका हम लोग हल्का हल्का एनालिसिस करते चलते हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है हमारा नहीं छूटे। फिर पंचशील समझौता कहेंगे, ये आपको भारत और किसके बीच हुआ था जानते हैं, तो आपको चीन के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, चीन के बीच हुआ था। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगा, जो भी प्रश्न में आपको समस्या आएगी, आप वहां पे क्या करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ देंगे। बाद में जब उसको रीड करेंगे तो उसे हम देख लेंगे। देखिए अब अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कि 10 दिसंबर को जो है तो आपको क्या मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, पहला ऑप्शन मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, मजदूर दिवस। तो देखिए, तो 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है ना वो आपको विश्व मानव अधिकार दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था जानते हैं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, क्या है, महासभा है, उसने क्या किया था जानते हैं, कि आपको मानव अधिकार के घोषणा पत्र को क्या किया था कि वर्ष 1948 में स्वीकार किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव अधिकार के घोषणा पत्र को यूएनओ महासभा ने कब स्वीकार किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 10 दिसंबर 1948 को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो मानवाधिकार दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, तो मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो किस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था जानते हैं, कि मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, इसलिए। उसके बाद है आपको पर्यावरण दिवस। तो देखिए, तो पर्यावरण दिवस जो होते हैं ना वो आपको 5 जून को क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जाता है, तो देखिए 1973 से, कितना से, 1973 ईस्वी से जो है साथियों वो आपको विश्व पर्यावरण दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1972 में, कितना में, 1972 में क्या हुआ था कि आपको पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, पर्यावरण पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये अभी स्लो काम कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझिए कि जो आपको 1972 है, क्या है, 1972 है। तो साथियों 1972 में क्या होता है जानते हैं, कि आपको पर्यावरण पर, क्या कहेंगे, पर्यावरण पर, ठीक है ना, किस पर, पर्यावरण पर क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको पहला सम्मेलन जो है वो आपको स्टॉकहोम में हुआ था। क्या हुआ था, स्टॉकहोम, यानी कि स्वीडन में हुआ था, जिसमें 119 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था, क्या किया था, हिस्सा लिया था। तो इसी पर्यावरण सम्मेलन में क्या हुआ था, निर्णय लिया गया था कि आपको अगले वर्ष से जो होगा वो आपको पर्यावरण दिवस जो होगा वो आपको किस डेट को मनाया जाएगा, तो आपको 5 जून को। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको विश्व महिला दिवस। तो यह आपको 8 मार्च को जो होता है वो आपको मनाया जाता है 1975 से, कितना से,
1975 से। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो विश्व महिला दिवस है यह आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा जानते हैं? 8 मार्च को कब से मनाया जाता है? तो कहेंगे 1975 से। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है मजदूर दिवस, तो यह आपको 1 मई को जो होता है प्रति साल जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहेंगे तो क्या कहिएगा? तो आपको 1 मई को। उसके बाद पूछेंगे पर्यावरण दिवस 5 जून को। मानवाधिकार दिवस तो क्या कहेंगे? 10 दिसंबर को। तो ऐसे जो भी दिवस वाले चीज आएंगे उससे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? अभी इसके बारे में बताएं। तो देखिए, तो ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है साथियों, यह आपको पर्यावरण से संबंधित है। तो आपका ऐसा एक प्रश्न आएगा कि सर स्टॉकहोम जो है तो आपको कहाँ है? स्टॉकहोम जो है वो आपको स्वीडन में। कहाँ है? स्वीडन में है। यानी कि स्वीडन की जो राजधानी है वो आपको क्या जानते हैं? तो स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम है, ठीक है ना? तो इसी स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि आपको 1972 में क्या है? 1972 में पर्यावरण से संबंधित जो है वो आपको पहला सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ये जो देख रहे हैं ना पर्यावरण, ठीक है ना? इस पर्यावरण से संबंधित जो पहला सम्मेलन है, क्या है? पहला सम्मेलन वो 1972 में क्या हुआ था जानते हैं? स्टॉकहोम में। और इसी में निर्णय लिया गया था कि अगले वर्ष से जो है वो आपको पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को क्या होंगे कि आपको मनाए जाएंगे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? फिर यहाँ से एक बात आएगी और क्या जानते हैं कि ये जो स्वीडन है, ठीक है ना, यह आपको एक नार्डिक देश है। कैसा देश है? नार्डिक देश है, ठीक है ना? और नार्डिक देश में बताए थे कि आपको कितने देश आते हैं, तो याद रखिएगा ये जो आपको नार्डिक देश है, इस नार्डिक देश में जो है आपको 5 देश आएंगे। कौन कौन आएंगे? तो आइए जरा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए एक तो सबसे पहले आपको स्वीडन हो गया। क्या हो गया? स्वीडन हो गया, ठीक है ना? क्या है? स्वीडन हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको आइसलैंड। क्या हो गया? आइसलैंड। याद रखिएगा ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड हो गया। क्या हो गया? फिनलैंड हो गया, ठीक है ना? फिनलैंड के अलावा जो हो जाएगा वो आपको नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे के अलावा जो हो जाएगा आपको डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। तो देखिए तो ये सभी जो है वो आपको नार्डिक देश है। क्या है? नार्डिक देश है, जो यूरोप के उत्तर में क्या है कि आपको स्थित है। और ये देश सब जो है देखिएगा कि जितने भी आपको सूचकांक निकलते हैं उस समय यह देश का क्या होता है कि आपको किसी न किसी का शीर्ष स्थान जो है आपको जरूर आता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कर रहा था? ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, ठीक है ना, ये आपको किससे संबंधित है? तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको पर्यावरण से जो है साथियों ये आपको संबंधित है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि नाटो में कितने नाटो से कितने राष्ट्र संबंधित थे, मतलब शुरू वाला पूछा जा रहा है। तो देखिए तो नाटो में शुरू में जो थे ना वो आपको 12 देश थे। क्या थे? 12 देश थे, ठीक है ना? तो इसे आपको याद रखना है। और नाटो की स्थापना कब होती है? तो आपको याद रखना है डेट के साथ। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। और नाटो जो है क्या है? तो कहेंगे यह आपको एक सैन्य संगठन है। क्या है? एक सैन्य संगठन है। तो याद रखिएगा कि नाटो क्या है? तो क्या कहेंगे कि आपको एक सैन्य संगठन है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। किसके नेतृत्व में जानते हैं? तो आपको अमेरिकी नेतृत्व। किसके नेतृत्व में? अमेरिकी नेतृत्व में जो होता है वो आपको नाटो का क्या होता है कि आपको गठन होता है। और नाटो में जो वर्तमान में अगर हम सदस्य की बात करेंगे, क्या करेंगे? वर्तमान में सदस्य की बात, तो साथियों यह हो जाएगा आपको 31। क्या हो जाएगा? 31। तो यहाँ से एक बात आती है कि नाटो का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो यह आपको सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि नाटो के 31 राष्ट्र में से अगर किसी एक पर कोई देश अटैक करता है तो 31 राष्ट्र जो है उस पर मिलकर क्या करेगा कि आपको अटैक करेगा। तो इसी को कहेंगे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। तो नाटो का गठन जो था वो आपको शीत युद्ध काल में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, यानी कि सोवियत संघ के जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए हुआ था, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो नाटो है सैनिक संगठन है, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी, यानी कि नाटो के जो संस्थापक सदस्य थे वो आपको कितने थे जानते हैं? तो नाटो के संस्थापक सदस्य जो थे वह आपको 12 थे। क्या थे? 12 थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई डाउट इस प्रश्न में जो हो गया आपको नहीं रह गए होंगे, ठीक है ना? और नाटो जो है शीत युद्ध काल में गठित हुआ था और अभी तक जो है आपको नाटो नाम का जो सैन्य संगठन है वो आपको जिंदा है, जिसका नेतृत्व जो है आपको अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म जो है संबंधित है किससे? तो देखिए कह रहा है कि आपको खाड़ी युद्ध से, अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से, ठीक है ना? तो ये जो है आपको ऑपरेशन जो है आपको क्या कहेंगे ना, डेजर्ट स्टॉर्म, ये आपको खाड़ी युद्ध से जो है वो आपको क्या है संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए। और खाड़ी युद्ध जो है आपको 1991 में क्या होता है कि आपको
शुरू होता है। तो 1991 में यह शुरू क्यों होता है, सबसे पहले समझ जाइए, ठीक है ना। तो कुवैत पर जो होता है, इराक जो होता है वो आपको क्या कर लेता है, क्या आपको कब्जा कर लेता है, क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो इसी कुवैत को इराक के चुंगल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म जो है, अमेरिका क्या है, अमेरिका और उसके साथी देशों के द्वारा क्या होता है, क्या आपको चलाया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और यह पहला ऐसा युद्ध है जिसमें आपको क्या होता है जानते हैं, कि आपको मतलब कि कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी क्या कहते हैं, कि आपको जानते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं वीडियो गेम वार। क्या कहते हैं, वीडियो क्या है, वीडियो गेम वार, क्या कहते हैं, वीडियो गेम वार कहते हैं इस युद्ध को, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि वीडियो गेम वार जो है वो आपको किस युद्ध को कहा जाता है, 1990 में जो खाली युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया था। तो देखिए, तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व समाजवादी क्रांति, नवंबर क्रांति। तो देखिए, नवंबर क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ जो होता है वो आपको अस्तित्व में आता है। कब आता है, अस्तित्व में आता है। तो देखिए, तो ये जो सोवियत संघ है इसी को हम लोग कहते हैं यूएसएसआर। तो यह जो बना था 1922 में, कितना बना था, 1922 में, मतलब कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कब बनता है, था 1922 में बनता है। ये जो नाटो है, सॉरी नाटो कहते हैं सोवियत संघ, इसके जो संस्थापक थे क्या थे, संस्थापक, और इसके जो आपको प्रथम महासचिव क्या है, प्रथम महासचिव वो कौन थे, तो ये आपको लेनिन थे। क्या थे, लेनिन थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं क्या जानते हैं, सोवियत संघ, इसके संस्थापक और प्रथम महासचिव कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको लेनिन थे। कौन थे, लेनिन थे। और ये जो सोवियत संघ था जो, यह आपको 1922 से 1991 तक जो था वो आपको अस्तित्व में जो था वो आपको रहा था, क्या है, रहा था। और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, कि आपको विघटन हो जाता है, और इसी के साथ जो होता है यूएसएसआर जो होता है वो आपको समाप्त हो जाता है अपने विघटन के साथ। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो क्या कहेगा जानते हैं, तो आपको 1991 में। फिर यहाँ से थोड़ा सा नवंबर क्रांति की बात कर लेते हैं। तो नवंबर क्रांति जो हुआ था वो आपको लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, और यही लेनिन जो होते हैं वो आपको रूस में नई राजनीति की शुरुआत जो करते हैं 1921 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे कुछ वर्ष है जिसको जान लीजिए, जैसे प्रथम विश्व जो कि आपको 1914 से 1900 क्या है जानते हैं, कि आपको 18 तक चला था। फ्रांस की क्रांति आपको 1789 ईस्वी में क्या होती है, कि आपको शुरू होती है। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। और इसमें आपको एक नारा दिया गया था, क्या जानते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, जिसको आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व जो कि 1914 से 18 यानी कि 4 वर्षों तक जो था साथियों चला था। तो देखिए, तो ये जो आपको 73 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि सोवियत संघ के, ठीक है ना, विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई थी, तो आपको अमेरिका। थोड़ा देर पहले इस पर चर्चा किए थे कि जब सोवियत संघ का विघटन आपको 25 दिसंबर 1991 को हो जाता है, तो उसके बाद पूरी दुनिया पर एकमात्र देश होता है, आपको कौन जानते हैं, अमेरिका। क्या है, अमेरिका, जिसका वर्चस्व जो होता है वो आपको स्थापित होता है। इसी को कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व। तो ये जो एक ध्रुवीय विश्व है, इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है जानते हैं, तो आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद होती है, ठीक है ना। और अमेरिका और सोवियत संघ जो होते हैं, यह दुनिया के दो ध्रुव कब तक रहते हैं, तो 1946 से 1991 तक, मतलब कि शीत युद्ध काल में हमारी जो दुनिया होती है दो भागों में बटी होती है। तो इसी को कहा जाता है दो ध्रुवीयता, ठीक है ना। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे जानते हैं, कमेंट करके आप हमें बताओगे, ठीक है ना। और इसके अलावा सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, दोनों का नाम जो है आपको बताना है। 1991 में जो विघटन हुआ था उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, डी। आइए थोड़ा सा इनकी राजधानी को भी क्या करते हैं कि यहीं पे जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो ब्रिटेन की राजधानी है ना, वो आपको क्या जानते हैं, लंदन। क्या है, लंदन। उसके बाद चीन की राजधानी जो है साथियों वो आपको बीजिंग है। क्या है, बीजिंग है, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और उसकी जो राजधानी है वो आपको मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं लंदन, ठीक है ना, इस लंदन में जो है ना वो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय।
बीजिंग में जो है आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आपको मुख्यालय, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। जो देख रहे हैं 74 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आपको डी। चलिए अब चलते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न को। तो 75 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, आइए। प्रश्न करा है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है। 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल, 1980 के बाद का काल, और कह रहा है डी में शीत युद्ध के बाद का काल। तो देखिए, तो शीत युद्ध के बाद ही अमेरिका जो होता है पूरी दुनिया में क्या होता है कि अपना जो वर्चस्व होता है उसको स्थापित करता है। क्या कहता है, स्थापित करता है, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो ये सारी चीज आपको अभी हम जस्ट वीडियो में क्या किए हैं कि आपको बताया है, ठीक है ना। अभी आप इसके क्लास किए भी होंगे, ठीक है ना, तो इस पर ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो 75 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।